गुड इवनिंग साथियों। कल आपको बताए थे निर्देशन और परामर्श के बारे में। 8वीं क्लास में आपका निर्देशन परामर्श का 2 पॉइंट हो गया था। आज है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में है जिला चिकित्सालय। कल के पॉइंट को देखे होंगे साथियों, और इसके पहले भी लगभग आप चीज़ें पढ़ते होंगे, देखते होंगे साथियों। ठीक है, आज मैं जिला चिकित्सालय के बारे में आप लोगों को बताने चल रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखिए इसमें क्या है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीएमओ क्या बोलते हैं, सीएमओ कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म है चीफ मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समिति होती है। सीएमओ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की क्या होती है, समिति बनती है, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों बाधितों का आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण करके, मतलब उनका मेडिकल जो है परीक्षण जांच करके प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें आरक्षण लाभ प्राप्त होता है। किस प्रमाण पत्र के आधार पर? जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर उनको क्या मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है। यही समिति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण, जो यह समिति बनती है, यह समिति क्या करती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण जैसे चश्मा, बैसाखी, ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाली साइकिल आदि प्रदान करने की संतुष्टि करती है। यह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को व्यावसायिक परामर्श भी प्रदान करती है। इनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांग पेंशन एवं यात्रा रियायत भी छूट प्राप्त होती है। कहने का मतलब जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए यात्रा में रियायत, यात्रा में उनको क्या मिलती है, छूट मिलती है। जो कि रोडवेज परिवहन जो बसें होती हैं, उस बसों में विकलांगों के लिए अलग से सीट होती है, उसमें दिया रहता है। साथियों, यह जो है आपको मनोचिकित्सालय के बारे में बता रहे हैं। अगले पॉइंट में है साथियों पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तत्व। पर्यवेक्षण एवं क्या है, निरीक्षण तत्व। तो देखिए पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन से बना है। किससे बना है, सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण शब्द क्या है, अंग्रेजी के सुपरविजन शब्द से बना है। मतलब कहने का मतलब है कि सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण, जिसमें सुपर का मतलब होता है उच्च तथा विजन का अर्थ होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। कहने का मतलब इस प्रकार पर्यवेक्षण का अर्थ उच्च दृष्टिकोण के द्वारा विद्यालयों को प्रगति की तरफ ले जाना। तो पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि उच्च दृष्टिकोण के द्वारा विद्यालयों को प्रगति की तरफ ले जाना, बढ़ोतरी की तरफ, कितना उसमें ग्रोथ हुआ है विद्यालय में। चलिए साथियों, आपको बूस लेसर के अनुसार यह डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। बूस लेसर महोदय ने बताया है कि प्रायः प्रशासन और पर्यवेक्षण एक सिक्के के क्या हैं, 2 पहलू हैं। वस्तुतः एक दूसरे के कार्यों में अंतर कर पाना कठिन है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मुख्य रूप से अधिगम अध्यापन में सुधार लाना है। बूस लेसर ने बताया है कि प्रशासन और पर्यवेक्षण एक सिक्के के क्या हैं, 2 पहलू हैं। ठीक है, इसमें अंतर कर पाना बहुत ही कठिन है। साथियों, अब क्या है, उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। देखिए पर्यवेक्षण के बारे में जान गए आप, सुपरविजन में। अब सुपरविजन के कार्य क्या हैं, सुपरविजन के वर्ग में देखिए, पहला है शैक्षिक कार्यों एवं गतिविधियों को सदैव उन्नत करना और आवश्यकता पड़ने पर क्या करना, सुधार करना। दूसरे पॉइंट में कक्षानुसार छात्र छात्राओं को व्यवस्थित करना। तीसरा है शैक्षिक उपकरणों तथा सामग्रियों की व्यवस्था करना। जो शैक्षिक उपकरण है उनकी आप व्यवस्था उपलब्ध करवाना, ये क्या है, सुपरविजन के कार्य हैं, जो सुपरवाइजर का काम करते हैं। कहने का मतलब जो उच्च श्रेणी के दृष्टिकोण वाले अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं,
ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट है पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था कराना, लाइब्रेरी की क्या करना, व्यवस्था करवाना, योजना निर्माण करना। अगला पॉइंट है कार्य के बाद में, अब देखिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता। पर्यवेक्षण की आवश्यकता में साथियों देखिए क्या है, पहला है संपर्क स्थापित करने में, किसी से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। अगला पॉइंट है रिलेशन, कहने का मतलब क्या है, रिलेशन संपर्क बनाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, क्या है, कार्य में कुशलता बढ़ाने के लिए। तीसरा है अनुप्रेरित करने के लिए, क्या करने के लिए, अनुप्रेरित करने के लिए। चौथा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए, जो गतिविधियां हो रही उनका जो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना, गतिविधियों के जो समस्त प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उनका मूल्यांकन करना। ज्ञान के नवीकरण के लिए, पांचवा पॉइंट है ज्ञान के नवीकरण के लिए साथियों शिक्षण के रूप में अभी बताएं, सुपरविजन के। अब अगला उसी में क्या है, निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है जांच करना, चेक करना। इसमें क्या है साथियों, भारत में निरीक्षण के तंत्र के इतिहास का प्रारंभ वुड का घोषणा पत्र। अब देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वुड का घोषणा पत्र कब आया, 1854 के संस्तुति के पश्चात हुआ। इसमें प्रत्येक राज्य में एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की नियुक्ति की गई है। जब वुड का घोषणा पत्र आया 1854 में, तो उसके बाद प्रत्येक राज्य में क्या किया गया है, नियुक्ति की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में निरीक्षक का कार्य नियमों को लागू करना, त्रुटियों का निर्धारण करना था। सन 1858 में, कितने में, 1858 में विद्यालय का निरीक्षण एवं अनुदान की मात्रा निश्चित करने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि विद्यालय का निरीक्षण एवं अनुदान की मात्रा निश्चित करने का अधिकार किस सन में दिया गया, तो 1858 में। फिर आगे इसी तरीके से चलते हैं, तो इसमें बताया गया है 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। उस समय विद्यालय निरीक्षण की कमियों की तरफ ध्यान दिया गया। फिर सन 1952 और 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको बोलते हैं मुदालियर आयोग, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निरीक्षण की कमियों का उल्लेख करते हुए लिखा कि जो समय निरीक्षक निरीक्षण करने में व्यतीत करते हैं वह क्या है, कम है, बल्कि अधिक समय वे प्रशासनिक कार्यों को देखने में लगाते हैं। यह जो है स्टेटमेंट और यह कथन, यह उल्लेख किसका था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब मुदालियर आयोग 1952 और 53 में। चलिए साथियों, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार, डॉक्टर मुखर्जी के स्टेटमेंट में क्या है, वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यह डिफिनीशन बहुत ही पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है डॉक्टर मुखर्जी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है आपकी। तो वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक के द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण के उद्देश्य के बारे में जानिए। पहला पॉइंट है कमियों को जानना एवं सुधार करना, दूसरा है मार्गदर्शन करना, तीसरा है मूल्यांकन करना, चौथा है पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान प्रदान करना। जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी गहनता से होना चाहिए, तभी तो आप निरीक्षण कर पाएंगे। पांचवा है अनुशासन बनाए रखना। भाई निरीक्षण के उद्देश्य में क्या है, आप अनुशासित ढंग से क्या करना है, निरीक्षण करना है, चेक करना है, जांच करना है। समस्याओं का समाधान करना, अगर बीच में अगले पॉइंट में कहा है समस्याओं का समाधान करना, अगर बीच में किसी प्रकार की समस्या या त्रुटि आ जाती है तो उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहना, ये क्या है निरीक्षण के उद्देश्य साथियों। अगले पॉइंट में है क्या, पर्यवेक्षण के गुण। अब देखिए इसमें क्या है, व्यक्तिगत गुण, सहयोगी, सहानुभूत, उत्तम चरित्र, स्वस्थ पथ प्रदर्शन आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिगत गुण है, ये पर्सनल गुण है। सहयोग, सहानुभूत, सिंपैथी, उत्तम चरित्र, अच्छा कैरेक्टर, स्वास्थ्य, पथ प्रदर्शन। दूसरा है प्रशासकीय क्षमता, तीसरा है व्यवसायिक ज्ञान।
अगले पॉइंट में साथियों, समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां। समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां। बच्चों का जन्म समाज में होता है। बच्चों का जन्म कहाँ होता है? समाज में। एवं उस पर समाज का प्रभाव पड़ता है। समाज का प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे पर। अतः जैसा समाज होगा वैसा ही वहां का बच्चा होगा। सोशल का इफेक्ट बच्चे का ऊपर बहुत ही पड़ता है। अगर वहां का सोशल समाज बहुत अच्छा होगा तो बच्चे का ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और समाज बहुत गंदे विचार की भावना का होगा तो बच्चे का प्रभाव बहुत ही खराब होगा। समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय का निर्माण किया गया। समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विद्यालय का क्या किया गया? निर्माण किया गया। दोनों का उत्थान पतन एक दूसरे से पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब है, अगर विद्यालय का उत्थान होगा तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। भाई बच्चे ज्यादा होंगे तो अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो विद्यालय की कायाकल्प रूपरेखा बदलेगी, तो क्या है? या उत्थान होगा। अब अगर बच्चे कम होंगे तो विद्यालय का पतन होगा, बच्चे कम होंगे तो अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो विद्यालय की दिशा और कायाकल्प में कमियां जरूर देखने को मिलेंगी। इसलिए कहा गया है कि दोनों का उत्थान पतन एक दूसरे पर आधारित है। अगला उसी में है पॉइंट में, नए पैराग्राफ में क्या है? परंतु समाज की शिक्षा संबंधी प्रयास तभी सफल हो सकेंगे जब समाज की सभी संस्थाएं सहयोग करें। समाज में जितनी संस्थाएं हैं क्या करें? सहयोग करें। साथियों अब चल टीपी नंद महोदय ने बताया है, इनके अकॉर्डिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो विद्यालय समाज का दर्पण है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताया हूं, पहले ही क्वेश्चन में पूछ लेगा मल्टीपल चॉइस में, विद्यालय समाज का दर्पण किसने बताया है? तो टीपी नंद ने बताया है। विद्यालय द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वह समाज से अपने उद्देश्यों तथा विषय वस्तु को प्राप्त करता है। इस कारण इन दोनों का सहयोग नितांत क्या है? आवश्यक है। क्या है? नितांत आवश्यक, मतलब अत्यंत आवश्यक है। समाज में अपने उद्देश्य तथा विषय वस्तु को प्राप्त करता है, इस कारण इन दोनों का क्या है? सहयोग नितांत आवश्यक है। कहने का मतलब है समाज के जो उद्देश्य दिए गए, जो विषय वस्तु है, यह दोनों की आवश्यकता बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। टीपी नंद महोदय ने बताया है कि विद्यालय समाज का दर्पण है, एक आईना है। क्यों? टीपी नंद के बाद में कैंपेबल के अनुसार, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैंपेबल महोदय ने बताया क्या? विद्यालय एवं समुदाय के सहयोग की आवश्यकता निम्न प्रकार से है। विद्यालय एवं समुदाय के सहयोग की आवश्यकता निम्न प्रकार से। पहला है कि विद्यालय का पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। समाज में जैसे जो चीज चल रहा है उसके अनुसार। कहने का मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके ईबीएस में ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो समाज से क्या हो? मिलता जुलता हो। दूसरा पॉइंट है, समुदाय विद्यालय को प्रभावशाली कार्यक्रम करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। कौन कराएगा? समुदाय। इफेक्टिव जो कार्यक्रम, जो प्रभावशाली कार्यक्रम होंगे उसके लिए क्या करें? पर्याप्त साधन की आवश्यकता उपलब्ध करवाएं। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय भी समाज को उचित एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान कर सके। विद्यालय भी समाज को, किसको? समाज को। ये नहीं है कि समाज पूरी व्यवस्था करवा रहा है, साधन की उपलब्ध व्यवस्था करवाएगा, लेकिन विद्यालय उसका दुरुपयोग करे, ये भी गलत है। इसमें कहा गया है तीसरे पॉइंट में इसीलिए कि विद्यालय भी समाज को उचित एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान कर सके। कौन कर सके? विद्यालय। चौथा पॉइंट है, शिक्षकों द्वारा बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाए। शिक्षकों द्वारा बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाए जिससे वे अच्छे नागरिक बन सके। पांचवें पॉइंट में क्या है साथियों? विद्यालय में ऐसे कार्य किए जाएं कि बच्चों में राष्ट्र प्रेम, सहयोग तथा आत्मविश्वास की भावना जगे। विद्यालय में ऐसे कार्य करवाएं कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, सहयोग तथा आत्मविश्वास की भावना जगे। इसका उद्देश्य तो इन्होंने कैपेबल के अनुसार ने क्या बताया? उद्देश्य भी बताए हैं। उद्देश्य में क्या है साथियों? ज्ञान बोध, पहला है ज्ञान बोध, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है क्रियाशीलता। सहयोग क्या है? सहयोग में क्या है? विद्यालय भवन विकास में समाज का सहयोग। विद्यालय भवन विकास में समाज का क्या हो? सहयोग हो। दूसरा है बिजली व्यवस्था में सहयोग। भाई किसी विद्यालय में बिजली नहीं रहती है तो समस्या बहुत ही होती है, इसलिए क्या है? लाइट की सुविधा बहुत में सहयोग बहुत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अतिरिक्त कक्ष निर्माण में सहयोग। एक्स्ट्रा क्लास रूम होना चाहिए, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होना चाहिए।
चौथे पॉइंट में श्यामपट्ट खरीदने में सहयोग। अगर विद्यालय में श्यामपट्ट नहीं है, ब्लैक बोर्ड, तो खरीदने में क्या करना चाहिए? सहयोग देना चाहिए, जिससे कि ब्लैक बोर्ड हर क्लास में सुचारू रूप से मिल सके और बच्चों को पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कराने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। पांचवें पॉइंट में क्या है साथियों? पेयजल एवं खेल सामग्री खरीदने में सहयोग। पीने के लिए व्यवस्था, पानी पीने के लिए व्यवस्था, खेल सामग्री में जैसे फुटबॉल, बैट बॉल, अनेक प्रकार के जो सामग्री है खेलने के लिए, उनमें क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। सहयोग की भावना अगर होगी तभी क्या होगा? विद्यालय और समाज की दिशा और कायाकल्प बदलेगी हर स्तर से समाज में।